पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बजट की आमद है और हर शख्स यही सवाल कर रहा है, तनख्वाहें बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी, बिजली और गैस की कीमतों का क्या होगा, अगले माली साल में क्या मज़ीद बढ़ेंगी, टैक्सेस मज़ीद लगेंगे। और इसी से जो लिंक सवाल आते हैं कि मईशत की सिमत क्या है, कितनी बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही, नौकरियां कितनी मिलेंगी पाकिस्तानियों को। इन तमाम सवालात के आज जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर साहब। इससे पहले वफाकी वज़ीर फाइनेंस के रह चुके हैं, रेवेन्यू के और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के। और जब इतने सारे पोर्टफोलियो किसी के पास हों तो अक्सर ये कहा जाता है कि आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई अहम पोर्टफोलियोज़ की तैयारी भी होती है कि इतना ज़्यादा वसी एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। लेकिन नाज़रीन, इन सारी बातों पे बात शुरू करने से पहले बात कुछ करते हैं अफ़गानिस्तान की, क्योंकि ख़ित्ते की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही बन रही है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान में कितने रेफ्यूजीज़ आएंगे। कुछ एस्टिमेट्स हैं इस हवाले से कि तकरीबन 3 लाख रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में सितंबर तक आ सकते हैं। इसी हवाले से अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत भी कर रहा है, ख़ित्ते में अड्डे भी मांग रहा है। पाकिस्तान के हवाले से भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई और उसके बाद वाइट हाउस में कल एक सवाल हुआ, बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि क्या पाकिस्तान से बातचीत में ड्रोन अड्डों के हवाले से बातचीत हुई, तो क्या जवाब आया, आइए देखते हैं। Can you bring us up to speed on where are the negotiations with Pakistan, and would the United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over-the-horizon capacity, both from an intelligence and from a defense perspective, to be able to suppress the terrorism threat in Afghanistan on a going-forward basis. जी नाज़रीन, आपने सुना, बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमरीकी हुकूमत बता रही है कि बातचीत का सिलसिला अभी तक जारी है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी। और जो विड्रॉल है, विड्रॉल के बाद भी अमेरिका ये कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान में जो बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन रही है या दहशतगर्दी दोबारा से अपना सर ना उठाए, ख़ित्ते में कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी रखने के लिए उनके प्लान्स अभी तक मौजूद हैं। पाकिस्तान के स्पेसिफिक हालात के हवाले से मिशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने जब ये सवाल हुआ कि जी क्या अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं, बड़ा वाज़ेह क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ये भी बता चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। सो इस वक्त जो तमाम अड्डे हैं वो पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल में हैं और इस वक्त किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अड्डे दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि इसके मुतालिक एक वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे वज़ीर ख़ारजा सेनेट के फ्लोर पर दे चुके हैं। जी नाज़रीन, और उस पर वज़ीर ख़ारजा ने बड़े वाज़ेह कहा था कि जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अमरीका को कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। नाज़रीन, जब 2001 से लेकर 2021 तक का हम सफ़र देखते हैं तो एक वक्त था कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एलाइज बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज और ISI को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते थे। आज हालात 2 दहाइयों में इस तरह से बदले हैं कि ना सिर्फ तारीफ़ हो रही है बल्कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI से मदद भी मांगी जा रही है। और इस बात का एतराफ़ US सेनेट की डिफेंस कमेटी में डेविड हेल्वे ने किन अल्फाज में किया, आइए देखते हैं। Could you outline your assessment of Pakistan and specifically the Pakistani intelligence service, the ISI, and the role you expect them to play in our future? Pakistan has played an important role in Afghanistan and they have supported the Afghan peace process. Pakistan, as you know, also has allowed us to have overflight and access to be able to support our military presence in Afghanistan. We will continue our conversations with Pakistan because their support and their contribution
to the future of Afghanistan, the future peace in Afghanistan, is going to be critical. जी, और क्रिटिकल हालात हैं और क्रिटिकल पूरे ख़त्े के लिए, और इसमें पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम किरदार है। बजट की आमद है और इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार है बजट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब को भी बड़ी बेचैनी से इस बजट का इंतज़ार है। और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का, वो बजट जो पाकिस्तान का इतना खुशहाली मुआशी तरक्की का बजट होगा। इतना तेजी से आपका GDP में वो कहते हैं इजाफा हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उस बजट का जो अगला हफ्ता पेश होगा, और एक लात मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। जरूरत ही क्या है IMF का, आप उनसे और तमाम अरब ममालिक से भी क्यों मांग रहे हो? तो खुद कह रहे हो कि GDP के तो आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, खुशहाली शुरू हो रहा है। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि हम IMF से तो निकलने ही वाले हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना मिनिस्टर साहब, क्या IMF के प्रोग्राम से हम निकल जाएंगे? और अभी मुज़ाकरात मेरा ख्याल एक दफ़ा फिर $1 बिलियन की ट्रांच जो हमें चाहिए उसके लिए ऑनगोइंग है, और बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि इतनी बेहतर होगी तो फिर IMF की क्या ज़रूरत है? देखें, जो हमारा रिव्यू है वो तो हर 3 माह के बाद 4 माह के बाद होता है, और हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे। और IMF के प्रोग्राम के अंदर ही पहला फेज़ था स्टेबलाइजेशन का, यानी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का, और दूसरा फेज़ है ग्रोथ का, यानी कि मईशत को की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने का। और आपने देखा कि पहला हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़े, लेकिन स्टेबलाइजेशन हमने अचीव की। 17 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आया, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़े। दूसरा फेज़ अब ग्रोथ का फेज़ है, और हमारी मईशत का पहिया अब तेज़ चल रहा है। हम इंशाल्लाह 4% या उससे भी ज़्यादा इस साल ग्रो करेंगे। अगले साल का टारगेट 5% है, और उससे अगले साल का 6% है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ही रहते हुए हम अब ग्रोथ फेज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स हमने IMF के साथ कमिट किए हुए हैं वो भी हम जारी साजी रखेंगे। और उन रिफॉर्म्स में ये भी है कि टैक्सेस बढ़ेंगे, सैलरी स्लैब्स भी बदलेंगे। 3 लाख पर मंथ जिसकी सैलरी ज़्यादा है उस पर वो भी टैक्स नेट में आएंगे? नहीं, देखें, जो हमारा मौजूदा टैक्स का स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं है कि टैक्सेस जो बढ़ें वो गरीब तबके के ऊपर लागू होकर बढ़ें। टैक्सेस बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और हमारी हुकूमत जब से आई है हमने कोशिश की है कि उन अशिया के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएं जो अमीर लोग या उमरा जो हैं उनकी इनकम स्लैब्स। हमारी इनकम टैक्स की स्लैब्स में मेरा ख्याल है कोई ऐसी तब्दीली नहीं आएगी कि जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सिंप्लीफिकेशन चाह रहे हैं। हमारा कुछ टैक्स का निज़ाम जो है वो 10 स्लैब्स हो गई हैं और ज़रा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो टैक्स का इंसिडेंस बढ़ाए बगैर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ज़रा सादा कर लें ताकि लोगों की समझ 10 से ये 5 स्लैब्स हो जाएंगे, और सैलरीड क्लास जो है वो मजीद उसको स्क्वीज़ किया जाएगा? नहीं, सैलरीड क्लास को मजीद इंशाल्लाह स्क्वीज़ नहीं किया जाएगा। स्लैब्स 5 होती हैं, 6 होती हैं या क्या, इसके बारे में अभी तो हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आसान बनाया जाएगा कि समझने में आसानी आ जाए। जो बजट के बाद जो अभी जितना टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा टैक्स देना कोशिश तो हमारी यही है कि इंसिडेंस टैक्सेशन का ना बढ़े। और पेंशनर्स के हवाले से भी इतलात आ रही थी कि उन पे भी कोई 10% कोई बात नहीं है, वो अभी तक तो मेरे सामने तो किसी ने ये बात डिस्कस नहीं की। और तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, वफाकी हुकूमत इस पर सोच रही है एक्टिवली कि कितने % कुछ आप अच्छी खुशखबरी दे सकें? तनख्वाहें हम ज़रूर बढ़ाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की मिनिमम वेज के ऊपर भी एक रिव्यू किया जाएगा, जाहिर है, क्योंकि पिछले साल हमने नहीं बढ़ाई कोविड की वजह से। कितनी बढ़ानी है वो एक पे एंड पेंशन्स कमीशन बना हुआ है बाकायदा, वो एक साइंटिफिक काम कर रहा है, उसके मुताबिक होएगा, लेकिन ज़रूर जाहिर है कि इस दफ़ा रिविजन्स की हम तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, बिलावल साहब को इस बजट से उम्मीदें बहुत सारी हैं और वो समय हैं, बल्कि उम्मीदें क्या हैं बेरोज़गारी के हवाले से मामला? आइए देखें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये बजट आएगा तो आप महंगाई को खत्म कर देंगे, आप बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, आखिरकार वो 1 करोड़ नौकरियां हमें मिलेंगे, 50 लाख घर नजर आएंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो अब खान का मौका है, पैसा भी है, मईशत तरक्की भी कर रहा है, तो वो तमाम पाकिस्तान के मिसाइल 1 हफ्ते के अंदर फिर हल करने वाला है। मैं हूं, आप है, हम देखेंगे, बजट पेश होगा, पता लगेगा, दूध के दूध और पानी के पानी नजर आ जाएगा। जी मिनिस्टर साहब, आपने सुना ये सारे उन्होंने इश्यूज फ्लैग किए हैं। इस बजट में ये एड्रेस होंगे और किस हद तक इशू बेरोजगारी का किस हद तक होगा, महंगाई का किस हद तक होगा? मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा है।
बिलावल साहब ने कभी काम नहीं किया, कभी कारोबार नहीं किया, कभी कोई वजारत नहीं की, वो तो सीधा चेयरमैनशिप पे एक पार्टी के आके बैठ गए हैं। तो मईशत का मेरा नहीं ख्याल कि जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम मुझे तो समझ नहीं आई कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक मुश्किल हालात में, सादा सी बात है, मईशत मिली थी, डिफ़ॉल्ट के वो करीब थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो चुके थे, करंट अकाउंट मुल्क के बुलंद तरीन सतह के ऊपर था। उससे हमने पहले मुल्क को बचाना था और अब इसको ग्रोथ की पाथ पे लेके जाना है। लेकिन ग्रोथ की पाथ पे ऐसे लेके जाना है कि वो ग्रोथ खसारों के सर पे ना खड़ी हो। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की कुछ ज़रूरियात होती हैं। हमारा पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी जो है वो इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका इन सबसे कम है। तो वो हमने अपने अगर रियासत चलानी है, हमने सेहत देनी है लोगों को, गरीब लोगों को स्कूल देने हैं, सड़कें बनानी हैं, साफ पीने का साफ़ पानी देना है, तो ये लोगों के टैक्स के पैसे से ही होता है। उसके लिए बजट पेश किया जाता है जिसमें एक तरफ टैक्स आपकी आमदन शो हो रही होती है और दूसरी तरफ आपका अखराजात शो हो रहे हैं। जो बिलावल साहब को पता नहीं है वो ये कि जो मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सिर्फ बजट नहीं होता, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अलहदा है जो स्टेट बैंक में बनती है, और एक आपका फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म होता है जो अलहदा होता है जिसके जरिए आप सिग्नलिंग करते हैं। बजट तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है कि आपके आमदन कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। महंगाई की बात करने की कोशिश कर रहे थे और आपने ग्रोथ का खूबी बढ़ रही है, मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी किस चीज़ का इदराक है महंगाई के हवाले से, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। माना महंगाई है, हम पूरा लगे हुए हैं महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए। मैं नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को लेके ही इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि तुमने महंगाई कम करनी है, जो भी हम कर सके। कई चीजें हमारे हाथ में, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। महंगाई किस वजह से, वज़ीर आज़म को भी कंसर्न है इस हवाले से? देखिए, महंगाई 2 फेजेस में आई है। पहला फेज़ तो डीवैल्यूएशन का था कि जब हम आए तो करेंसी इतनी प्रेशर में थी कि अगर हम उसको डीवैल्यू ना करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते, सीधी सी बात है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स ख़त्म हो चुके थे जो हम रुपए को आर्टिफिशियली सपोर्ट करते, तो उससे आपकी इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो गई। तो पहले साल में कुछ 14% के करीब महंगाई चली गई। इस साल की उसकी औसतन सतह 8-8.5% के करीब आ गई है। कीमतें बढ़ने की सतह की मैं बात करूँ कि किस रफ्तार से कीमतें बढ़ती हैं, जिसको हम अफरात-ज़र कहते हैं। अब पूरी दुनिया में इस वक्त एक कोविड के बाद सप्लाई शॉक आया हुआ है। अमेरिका में 10 साल की हाईएस्ट सतह के ऊपर महंगाई है। IMF की 2 हफ्ते पहले MD ने इस पे कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त खाने पीने की अशिया में महंगाई की लपेट में है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग इंडेक्स, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स अपने बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच चुकी हैं। तो पाकिस्तान में भी उसका असर आया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को, ये जो सप्लाई शॉक आया है, कुछ उसमें मौसमियाती तब्दीली का भी अमल दखल है, तो इससे हम उनको प्रोटेक्ट करें। और कुछ अब हमें नज़र आ रहा है कि कीमतों का रुझान कुछ नीचे की तरफ जाना शुरू है। कुछ सब्जियां नीचे की तरफ जा रही हैं, आटे के अंदर कुछ कमी आ रही है कीमत के अंदर, और दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें कमी आ रही है। लेकिन अभी भी एक ये चैलेंज है, कीमतें जो हैं वो एक ऊपर वाली सतह के ऊपर स्टेबलाइज हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको नीचे लेके आएँ। और पूरा ये ग्लोबल एक चैलेंज बना हुआ है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं, हमारे 3 नुक्ते हैं महंगाई से डील करने के लिए। पहला ये कि लोगों की आमदन बढ़ाई जाए, वो मईशत का पहिया तेज़ करके। दूसरा ये कि सोशल सेफ्टी नेट बनाया जाए, एहसास, पनाहगाह और ये सारी चीज़ें जो हैं, लंगर खाने, ये सब किया जाए। और तीसरा ये कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आएँ अपनी मईशत के अंदर कि जहाँ पे ये जो बूम और बस्ट साइकिल है ना, कि हम एकदम ग्रो करते हैं फिर हम एकदम नीचे चले जाते हैं, इससे निकल के हम एक मुस्तकिल आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की सतह पे 4-5% की सतह पे हम रहें। इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी और इससे आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे हमेशा के लिए गामज़न। जैसे आपने कई वजारतें भी देखी हैं, रेवेन्यू, EAD, इंडस्ट्रीज़, और अब पावर आप देख रहे हैं, फाइनेंस। मसला कहाँ पे, ये एब्स एंड फ्लोज क्यों आते हैं? फिगर फजिंग होती है, सही चीज़ें नहीं दी जाती, पॉलिसी मेकिंग में इशू है, या इम्प्लीमेंटेशन में वहाँ जाके इशूज़ आते हैं? देखें, एक तो ये है कि सख्त फैसले करने का जो एक रिजॉल्व होता है किसी हुक्मरान में या किसी जमात में, वो मैंने इमरान खान साहब से पहले नहीं देखा है। लोग आते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया, इंपोर्ट खोल दी, रुपए को आर्जी तौर पे ऊपर कर दिया और ग्रोथ दिखा दी। और ये शौकत अजीज़ ने भी यही किया और उसके बाद इसहाक डार साहब ने भी यही किया। और पीपल्स पार्टी के दौर में तो मुस्तकिल ग्रोथ रेट नीचे ही रही ना, तो उससे जो एक्चुअल बुनियादी रिफॉर्म्स हैं वो कोई कर नहीं सका। बुनियादी रिफॉर्म्स करने के लिए एक तो आपको पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए क्योंकि वो आर्जी तौर पे सख्त होते हैं। दूसरा, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट भी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी और अपने
अपनी जमातों के अंदर भी, वो भी अमूमन मैंने लैकिंग पाई है कि अगर अब आप हमारी पार्लियामेंट में अगर आप, मुझे बड़े अफसोस होता है कि जब बजट के टाइम पे कई बड़े सीनियर लीडर्स नून लीग और पीपीपी के जो कहते हैं कि हम 18 दफ़ा 20 दफ़ा इस हाउस के रुकन रह चुके हैं, वो इतनी सतही बातें करते हैं मईशत के ऊपर और बुनियादी गलतियाँ कर रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बड़े दानिश्वर हैं, हम पार्लिमान हैं और तकद्दुस और ये वो, और उनको ये बुनियादी चीज़ें अभी तक नहीं पता। तो एक कैपेसिटी का भी इशू है और दूसरा पॉलिटिकल विल का इशू है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर सिंध ने काफ़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध के साथ कॉल चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने क्या मुकदमा पेश किया, आइए देखते हैं। बहुत अफसोस हुआ, ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को, ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। वी विल रेजिस्ट। तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना बनाए। क्या ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे? क्या सूबे की इलेक्टेड हुकूमत से, इलेक्टेड असेंबली से राय लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसमें ट्रस्ट की कहां से बात आ गई? काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्यों आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? देखें, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अब आप सिंध का हाल देखें, वहाँ जाके सड़कें टूटी फूटियाँ, जितने सूबे हैं ना पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान को शामिल करके, कह रहे हैं आप उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध की आबादी जो है, पंजाब की आबादी तकरीबन दुगने से ज़्यादा है सिंध से। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध को ज़्यादा फंड दिए हैं अपने दौरे हुकूमत में पंजाब की बनिस्बत। सिंध जो है वो उसको सबसे ज़्यादा, बलूचिस्तान, सिंध, इनको सबसे ज़्यादा फंड दिए हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप गवर्नेंस का मॉडल देखें, वो करप्शन के ऊपर खड़ा है, वो लूट मार के ऊपर, कब्जा के ऊपर खड़ा है। तो वो जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, वहाँ पे एक अजीब सा इन्होंने एक स्ट्रैंगल होल्ड बनाया हुआ है, डरा धमका के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, कोई आवाज़ वहाँ पे बुलंद नहीं करता। वो कहते हैं हम वोट लेके आते हैं। वोट तो आपने देखा है जैसे इन्होंने लिए, अभी जो लास्ट इलेक्शन भी हुआ है उसमें तो मिफ्ता इस्माइल भी चीख रहा है कि क्या हुआ है, हमारे लोग भी चीख रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल्स में आता ही नहीं था कैंडिडेट, वो कैसे सबसे आगे चला गया। तो ये एक वहाँ पे जो देहाती सिंध है ख़ास तौर पे, अब शहरों से तो ये निकल गई है पीपल्स पार्टी, क्योंकि शहर के लोग जो शऊर ज़्यादा रखते थे, आज़ादी ज़्यादा थी राय की, उन्होंने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये देहाती इलाकों से भी निकल रहे हैं। कितनी देर चंद जागीरदारों के सिर पर ये पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी? नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद उस इशू पे, मौजू पे बात करेंगे जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को नींद भी नहीं आती और उसमें कुछ फिगर फजिंग के भी मामलात शायद सामने आते हैं और डायरेक्ट वज़ीर साहब की मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी, उससे मईशत पे क्या असर पड़ेगा, गैस की कीमतों का क्या होगा, इस हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जिससे वज़ीर आज़म को भी रातों को नींद नहीं आती थी और यकीनन जब बिजली के बिल आप देखते हैं तो आपकी भी नींदें उड़ जाती हैं, कोई बिजली के झटके भी लगते होंगे। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने इस हवाले से, आइए देखते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो है पावर मिनिस्ट्री का। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो बिजली है, ये जो बिजली का सेक्टर है, ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी अवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाए। हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। जी नाज़रीन, और ये एक ऐसा मसला है जिस हवाले से जब ये हुकूमत बनी तो वज़ीर आज़म ने कहा कि आदाद व शुमार भी गलत दिए जा रहे थे, जिसे अंग्रेज़ी में फिगर फजिंग शायद कहते हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। मिनिस्टर साहब, आपको भी ये विरसे में मिला है, इस वक्त सर्कुलर डेट कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बिजली की कीमतें और जिन्होंने फिगर फजिंग की थी उनके खिलाफ कोई एक्शन आप लेंगे? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारा जो सेक्टर है ये बिगड़ा हुआ है और इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो हमारा बिजली का पावर सेक्टर है। तो बिल्कुल पीएम साहब ने ठीक कहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक चीज़ छेड़ते हैं तो उसके असरात दूर तक चले जाते हैं और फिर सारा संभालना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये फिगर फजिंग, ऐसे नहीं है कि ये डिलिबरेटली हुआ,
इसकी हमें थोड़ी सी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। हुआ ये कि पिछली जो हुकूमत थी उसका इन्हिसार था कि बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बचगाना तरीके से उन्होंने बिजली की पैदावार बढ़ाई, कि ना देखा कि बिजली की ये जो पैदावार बढ़ा रहे हैं इसकी आया मांग भी होएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम कर रहे हैं वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भी अगर बिजली नहीं लेंगे तो तब भी इतना ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कौन पेमेंट करेगा, मुस्तकबिल में हमारी इतनी आमदन होएगी, इतनी खपत होएगी, तो ये नहीं देखा। तो उनका सिर्फ फोकस इसी पे था कि महंगे बिजली के सौदे करो, फीते काटो और लोगों को कहो कि रोशन पाकिस्तान आ गया। कभी जब सर्कुलर, जब हम आए तो सर्कुलर डेट जो थी वो बढ़ चुकी थी और बहुत तेजी से उस वक्त 1200-1300 अरब के करीब थी और 450 अरब सालाना के हिसाब से बढ़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा रफ्तार थी उसकी। क्या 2.6 खरब? मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा टारगेट ये था कि सबसे पहले तो ये कि इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग ठीक करें। कोई आप यकीन माने कि पूरी बिजली की वजारत में, शोबे में इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही थी। नेपरा एक फ़र्क तरीके से अकाउंटिंग कर रहा था और बड़ी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है इसकी, क्योंकि बहुत बेशुमार डिफरेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर एक के फ़र्क पेमेंट मैकेनिज़म्स हैं। तो क्या चीज़ सर्कुलर डेट क्वालिफाई करती है, क्या नहीं, इस पर भी इतफाक नहीं था। जब हमने वो सारे बराबर किए तो तब इसकी सही मिकदार सामने आई, जो कि आपको 2500 अरब 2600 अरब के करीब है। हम जब आए थे तो इसका सालाना इजाफा हो रहा था 450 अरब। इंशाल्लाह इस साल इसका सालाना इजाफा जो है वो हम कम करके ले आए हैं, वो 200 से 250 अरब के दरमियान होएगा। तो कैसे कम किया? कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी आप देंगे, और कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या और कितने अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स? मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये जो हुई है, जहाँ इतनी बुरी खबरें हैं बिजली के शोबे में, वहाँ एक अच्छी खबर ये हुई कि ये जो हम इजाफे को गर्दिशी कर्ज़ों के 450 से 200 पे लेके आए हैं अरब पे, जो रफ्तार इसके बढ़ने की है, इस चीज़ के बावजूद है कि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो उससे 400 अरब रुपए सालाना ज़्यादा आज हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। अब ये हमने कैसे कम किया है? इसमें ज़ाहिर है TND लॉसेस भी कोई आधा फ़ीसद 1% कम हुए हैं, रिकवरीज बेहतर हुई हैं बिलाशुबा। इसके अलावा टैरिफ इंक्रीजेस भी ज़ाहिर है हमें करने पड़े हैं। इसमें कोई हमने मांग बढ़ाई है बिजली की, इस साल पिछले साल की बनस्बत तकरीबन 6% ज़्यादा मांग है, जो कि काफ़ी एक ड्रामेटिक। कीमतें भी बढ़ेंगी जब मांग ज़्यादा हो? नहीं, एक्चुअली जितनी खपत ज़्यादा होती है उससे हमारा सिस्टम ज़्यादा ईज आउट होता है, उससे हम प्रॉब्लम में नहीं आते, बल्कि क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा पीछे बिजली पड़ी है। बॉटल नेक कहाँ आ रहा है? जो एक और गलती पिछली हुकूमत ने की, और ये मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कह रहा, ये मेरी एक ईमानदाराना राय है, कि उन्होंने सिर्फ बिजली की पैदावार पे गौर किया। जहाँ उन्होंने उसकी कीमत पे गौर नहीं किया कि हम किस कीमत पे ये पैदावार शामिल करें, वहाँ उन्होंने ट्रांसमिशन पे भी नहीं इन्वेस्ट किया। अब हमारे पास बिजली पड़ी है 30,000, हम 24-25 हज़ार से ज़्यादा सिस्टम में डालते हैं तो सिस्टम कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। गली गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर अंडररेटेड पड़े हुए हैं। दूर दराज के जो देही इलाके हैं वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस ओवरलोडेड हैं, फीडर आपके नाकारा हो चुके हैं, फीडर ओवरलोडेड। ये सब तब्दील करने जा रहे हैं ये सब। अब हमारी जो हुकूमत है इसके लिए एलोकेशंस हैं बजट में। जी, हम NTDC के जरिए हम एलोकेशंस भी करते हैं, PSTP में भी करते हैं, फॉरेन फंडिंग भी हम इसके लिए ही हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो इन्हिसार है वो पैदावार की बजाय ट्रांसमिशन की इम्प्रूवमेंट, बिजली घरों से सौदे बिल्कुल दुरुस्त करना जो मुआहदे उनके साथ हुए थे, खपत को बढ़ाना बिजली की, और जितनी जल्दी हो सकता है इस निज़ाम को स्टेबलाइज करना है। कैपेसिटी पेमेंट्स ये क्या होता है और कितने अरब रुपए आप दे चुके हैं और अभी मजीद भी देंगे कैपेसिटी पेमेंट? ये बड़ा अच्छा सवाल है अरशद साहब। 2013 में पाकिस्तान जो कैपेसिटी पेमेंट उसको कहते हैं कि मैं आपसे बिजली लूँ या ना लूँ, मैंने आपको पैसे देने हैं, बिजली घर का किराया समझ लें कि उस मकान में कोई रहे या ना रहे, आपने किरायादार को किराया देना है माहाना। तो 2013 में पाकिस्तान सिर्फ 183 अरब रुपए माहाना देता था किराया इन बिजली घरों को। जब मुस्लिम लीग नून आई तो इन्होंने बेतहाशा बिजली घर लगाना शुरू किए और देखा भी नहीं कि लिखा क्या है कागज़ में कि भाई क्या टर्म्स क्या हैं, तो वो 483 अरब के 450 अरब सालाना पे माहाना पे पहुंच चुकी थी। जनाब 2023 में उन्हीं सौदों के बिनिस्बत जो मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 18 में किए, ये फिगर अरशद साहब 1500 अरब रुपए माहाना पे चली जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं, और ये देने हैं, ये देने ही देने हैं, आप बिजली लें या ना लें। और बिजली की हमारे पास इतनी मिकदार हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान की मईशत 10% पे भी ग्रो करे, जो कभी नहीं की, तो फिर भी हमारे पास 2023 में 50% बिजली है। 1500 अरब जो है डिफेंस बजट के साथ कंपैरिजन क्या बनता है इसका? ये उससे ज्यादा हो जाएगा? तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा होएगा।
यानी कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हुकूमत ले या ना ले, आपने पैसे देने, आपने 1500 अरब रुपए देने हैं और 2023 तक ये बड़ी एग्रीमेंट्स किए थे, ये तो केसेस नहीं बनते इस पे कि इस पे फायदे दिए गए लोगों को। मैं इसके आपको बताता हूँ, जो 2023 में 50% बिजली हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होगी और उस सारे के हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम खरीदें या ना खरीदें। अब आप हमें बताएं कि हम इसको कैसे पूरा करें, इतने बड़े खसारे को। फिर भी हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 450 से सर्कुलर डेट बढ़ रही थी, हम अब उसको इंशाल्लाह इस साल 200-250 पे लेके आएंगे, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। आपने कुछ पेमेंट्स भी रिलीज की हैं, उसमें रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को कितने बिलियन आपने? मेरे इल्म में नहीं है, 7 अरब मेरे इल्म में नहीं है। ये जो IPP की नेगोशिएशंस कमेटी बनी थी, जिसने 1994 के तमाम IPPs, 2002 के तमाम IPPs और 2006 के तमाम IPPs हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किया और उनके जो एरियर्स थे पुराने 2002 को लहदा छोड़ के, वो भी हमने, जिसमें ये कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं। इसमें नदीम बाबर साहब की कंपनीज को भी मिले? मेरे इल्म में नहीं है। आई डोंट नो कि वो किन की मलकियत में है या वो किसकी है। जो IPP की कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन दी और जो ECC काबीना ने अप्रूव की, उसके मुताबिक पेमेंट हुई है और 1994 बिलियंस में वो तकरीबन उसकी रकम को बनती है। और ये एक्चुअली वो पेमेंट है जो रूटीन में हो रही थी, लेकिन IPP नेगोशिएशंस की वजह से ये रुक गई थी, तो ये कोई 90 अरब के करीब बनती है। 90 अरब, और 90 अरब में से इनके भी कुछ बिलियंस हैं। आज वज़ीर आज़म से नाज़रीन जो किसानों की मुलाकात हुई, उसमें एक और सवाल आया, वो सवाल था शायद ओवर बिलिंग के हवाले से। क्या था सवाल, आइए देखते हैं। बिजली का रेट सर आप जब तशरीफ लाए, आप हुकूमत में आए, 5 रुपये 35 पैसे था, अब रेट बढ़ गया। दूसरा ये है कि जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर सर यकीन कर लें काश्तकार को कुछ समझ ही नहीं आती। पिछले दिन हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। सर हमें 1 यूनिट 1 रेट हो जी, 1 यूनिट कटता है और काश्तकार को पता हो जी कि मैंने 5 रुपये यूनिट रेट देना है और मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किया, 50,000 मेरा बिल आ गया। काश्तकार का सर बड़ा वहाँ वापडा में सर इस्तेसाल होता है। सर हमने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ 2016 में। अब यकीन करेंगे सर एक जिले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग और डिटेक्शन निकली। एक जिले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग। मेरे पास भी आए थे खोखर साहब जो सवाल कर रहे थे और इनको मैंने कहा है कि वो तमाम दस्तावेज़ात मुझे दें जिसके तहत इन्होंने ये क्लेम किया है, और अगर कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या तफसीलात हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और कमर्शियल सेक्टर है वो सब्सिडाइज़ कर रहा है आपके रेजिडेंशियल और काश्तकार को। हम बिजली खरीद रहे हैं तो हमें तकरीबन 15-16 रुपये यूनिट आप समझ लें कि सारे डाल के ना टैक्सेस निकाल के ये बिजली पड़ती है, और हम इस वक्त काश्तकार को दे रहे हैं बिजली कम रेट पे, उसको टैक्सेस मिला के कोई 8-9-10 रुपये के करीब यूनिट पड़ता है। 20.5 रुपये यूनिट इंडस्ट्री को पड़ रहा है और कमर्शियल को इससे भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये हम बेसिकली सब्सिडाइज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को और काश्तकार को, क्योंकि वो हम समझते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी और 70% हमारा जो या 60% अब लोग हैं उनका रोज़गार जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्स बड़े हैं, लेकिन अभी भी हम काश्तकार को और रेजिडेंशियल को जितना कोशिश कर सकते हैं, हम सब्सिडी भी देते हैं, हमें 200-300 रुपये सब्सिडी भी आती है फाइनेंस से। उसके अलावा हम क्रॉस सब्सिडी भी करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री और कमर्शियल के रेट ज़्यादा करके घरेलू सार्फिन को बचाने की कोशिश करते हैं और काश्तकार को बचाने की कोशिश करते हैं। तो IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से भी वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स है, और बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ने की उम्मीद? देखें अभी हमारे पे देखें, अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, प्रेशर तो है कि हम ये कीमतें बढ़ाएँ। कीमतें क्यों बढ़ाएँ? वो इसलिए बढ़ाएँ कि ये आपके खसारे कम हो, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस साल कीमत ना बढ़ानी पड़े। इस पे हतमी फ़ैसला क्या होता है क्या नहीं होता वो आने वाले दिनों में इसका तयन होएगा, बट हमारी पूरी कोशिश है। मैंने आपके सामने फिगर्स रख दिए हैं कि 2023 में 50% एक्स्ट्रा बिजली, 1500 अरब 1400 अरब का कैपेसिटी पेमेंट्स माहाना बिजली लें या ना लें। उसके अलावा पिछले जो आपके पास खसारे पड़े हैं वो अलहदा एक फरसूदा सिस्टम आपका इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जिसमें दरकार है वो, और फिर दूसरी तरफ हमने घरेलू सार्फिन और अपने काश्तकार को भी बचाना है। इंडस्ट्री को भी ज़्यादा अनकम्पेटिटिव नहीं करना, क्योंकि हमारी उससे पूरी प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स हर्ट हो जाती हैं। एक्सपोर्टर को हम अलहदा सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हम कोशिश हमारी यही है कि इन सब को आगे लेके चलें और कोशिश करें कि बिजली का रेट ना बढ़ाना पड़े या कम से कम बढ़ाना पड़े। गैस की कीमतें, गैस की देखें कीमतें जो हैं वो, गैस हमारे मुल्क में जो हमारे लोकल रिजर्व्स हैं ना, जिसकी बुनियाद पे हम सस्ती गैस देते थे, वो तो कम होते होते अब बहुत कम पे आ गई हैं, और अब हमें LNG सिस्टम में इंसर्ट करना पड़ रही है। LNG वो है जो हम कतर से लेते हैं, जिसका भी एक अच्छा मुआहदा किया, जिस पे सब ने तारीफ़ भी की कि एक अच्छा मुआहदा करने की कोशिश की गई और किया भी। अब हम LNG को जब सार्फिन तक पहुंचाते हैं तो हम उसकी कीमत रिकवर नहीं कर सकते उस LNG की सार्फिन से।
उसके लिए हमें सब्सिडी लेनी पड़ती है, वो सब्सिडी बनती है 100-200 अरब साल की। तो हमें अभी हम देख रहे हैं गैस के सेक्टर को कि इस सेक्टर को हमने कैसे करना है। एक तरफ हम पे प्रेशर है कि डोमेस्टिक की गैस सप्लाई आप बढ़ाएं यानी घरेलू, दूसरी तरफ इंडस्ट्री से भी बड़ा प्रेशर है। आपके मुल्क में अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री बड़ी फल फूल रही है, उसको भी गैस दरकार है, वो LNG भी मांगती है, गैस भी मांगती है। तो हमारे पास अब सिस्टम में इतनी गैस नहीं है कि हम दे सकें, और LNG जब हम देते हैं तो फिर कीमत बहुत ऊपर निकल जाती है उसकी, क्योंकि LNG इस वक्त तेल की कीमत बहुत बुलंद है दुनिया में, तो LNG भी महंगी पड़ती है हमें। तो इसके ऊपर भी हम एक अच्छा कोई फार्मूला ऐसा निकाल रहे हैं कि हम एक मुनासिब कीमत के ऊपर गैस की मिकदार बढ़ाएं, LNG को बीच में शामिल करके, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर अल्लाह ने मौका दिया और तो अगले 2-2.5 साल में मैं और फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब और हमारी सारी टीम एनर्जी की, ताबिश और सारे लोग, हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख की सबसे अग्रेसिव एक्सप्लोरेशन, गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में करेंगे। हम ये नहीं कि 40 कुएँ खोदे हैं या 30 कुएँ खोदे हैं, नहीं। अब हमने अपनी कंपनीज़ के साथ हम बैठे हैं कि हमने अगर अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, हमने अपने तवानाई का बहरान ख़त्म करना है, हमें अपनी गैस की एक्सप्लोरेशन, गैस तलाश करनी पड़ेगी। ये जो गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, नई गैस, हमें नए इलाकों में जाना पड़ेगा, हमें नए उन एरियाज़ में जहाँ हम पहले एक्सप्लोरेशन की, और इंशाल्लाह ये अगले 2-2.5 साल में हम करेंगे। आपकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला, 400 अरब का GIDC सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक में फैसला किया, वो रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया। और कितने पैसे उस 400 अरब में से रिकवर हुए और वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा? उसमें से कुछ पैसे तो रिकवर हो चुके हैं, कुछ सेक्टर्स ने कोर्ट का स्टे लिया हुआ है जिसको हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर ने पहले पे कर रहे थे, फिर उन्होंने स्टे ले लिया, कुछ सेक्टर्स ने दे दिया है, और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद दोबारा स्टे? हाँ, वो उसकी पेमेंट्स प्रोसीजर्स के ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट्स वगैरह से स्टे लिया हुआ है, और लेकिन वो इंशाल्लाह हम चैलेंज कर रहे हैं, उसको हम क्लियर कराएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि वो जो GIDC के 400-450 अरब के पैसे हैं, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो बनने जा रही है, जिसका हमने गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को में मुआहदे पे दस्तखत की है, उसके लिए वो पैसे जो हैं मुख्तस होंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल। और उसके लिए सदर पुतिन से भी बातचीत चल रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रशिया के साथ मजीद इंगेजमेंट भी आप कर रहे हैं? रशिया के साथ हमारी इंगेजमेंट है, क्योंकि रशिया उसमें एक पार्टनर के तौर पर सामने आया है। किन टर्म्स पे हमने रशियंस को उसमें इन्वॉल्व करना है, वो टर्म्स अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, उनके प्रपोजल्स आ रहे हैं, हम अपना काउंटर प्रपोजल भेजेंगे, बट इट्स नॉट फ्रोजन येट। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुआहदा जो है, एक IGA जो है, वो मॉस्को में साइन हुआ है। वो काफ़ी देर से 2015 से मामला चल रहा था, मुआहदा साइन नहीं हो रहा था, मुआहदा साइन हुआ है, उसकी प्रिसाइज टर्म्स अभी तय होंगी। और पेट्रोल की कीमतें वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी रोकी हुई हैं पिछले 2 माह से, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू हो गई जी, ये भी एक चैलेंज है इस वक्त खित्ते में। क्या मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद इस वक्त सबसे रुपयों में सबसे कम कीमत पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में है, और उसकी वजह यह है कि हमने जिस तरह पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में ऊपर जाती गई है, हम अपने टैक्सेस कम करते गए हैं पेट्रोल के ऊपर, ताकि आम लोगों को इसका इन्हिसार ना। एक तरफ जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन है, यानी खाने पीने की अशिया महंगी है, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे उनको रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और हमारे टैक्सेस PDL 25 रुपए से तकरीबन 4.5 रुपए पे आ चुका हुआ है। 30 रुपए तक भी लेके गए। हाँ जी, 30 रुपए तो सीलिंग है उसकी, 30 सीलिंग हिट की है PDI हाँ, हो सकता है, तो वो अब 4.5 पे है, तो हमारे पास पीछे मार्जिन कम रह गया है, टारगेट से अचीव कर लिया था। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद जो GDP का 3.94% ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बता रही है, उसको अपोजिशन चैलेंज कर रही है, कितनी हकीकत है नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और मज़ीद बजट में आपके लिए क्या कोई एक आधी खुशखबरी अगर मिनिस्टर साहब बताएं तो वो क्या हो सकती है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो हुकूमत ने नंबर्स दिए कि मईशत सही सिमत में जा रही है, इस पे अपोजिशन ने कुछ पहले नंबर्स चैलेंज किए, लेकिन अब इतलात ये भी आ रही है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद 3.94% का जो GDP ग्रोथ रेट हुकूमत ने दिखाया वो कम है। मिनिस्टर साहब, इसमें क्या हकीकत है? वाकई ये कम है और ये बढ़ने की उम्मीद है, और किस वजह से ये बढ़ सकता है? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ेगा, और सबसे पहले ये मैंने ही दावा किया था अप्रैल में, जब मैंने मुझे वजारत ख़जाना का मनसब दिया गया, तो मैंने 7 अप्रैल को ये कहा था कि हमारा जो एस्टिमेट है 3% GDP ग्रोथ का, हम उसे इंशाअल्लाह ताला आगे जाएंगे। अब ये 3.94 पे नेशनल अकाउंट्स की फिगर आई है, लेकिन ये अज्यूम कर रही है कि जो आपकी बड़ी सतह की सनत है वो 9% पे ग्रो कर रही है। आखिरी क्वार्टर का डेटा इसमें अभी शामिल होना है, वो मिला के शायद ये 14% पे चली जाए। अगर ये 14% पे चली जाएगी तो हमारी ग्रोथ की शरह 3.94 से बढ़ के 4.2 या 3 पे चली जाएगी, जो कि एक खासी अच्छी ग्रोथ है। ख़ास तौर पे उस माहौल में ये ग्रोथ अचीव की गई है
कि जहाँ पे आपका करंट अकाउंट भी खसारे में नहीं गया और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं और आपके बैरूनी कर्जे बढ़ने की जो शरह है वो 6 साल की कम तरीन सतह पे आ चुकी हुई है। तो इसलिए ये एक ग्रोथ की क्वालिटी भी बेहतर है। एक तो है ना कि मिकदार कितनी है ग्रोथ की, दूसरा उसकी क्वालिटी कैसे, तो इसकी क्वालिटी भी माजी की ग्रोथ से एक्सपोर्ट्स भी कोई फिगर आई है आपके पास कि कितनी बढ़ सकती है? जो हमारी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो एक होता है ना जिसमें गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 28 से 30 अरब डॉलर इस साल पे हम क्लोज करें। 28 से 30 अरब डॉलर गुड्स एंड सर्विसेज, ये पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट? ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह ताला हाईएस्ट होएगी। और फॉरेन रेमिटेंसेस की फॉरेन रेमिटेंसेस 26 से 27 अरब डॉलर से भी एक्सीड कर सकती हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट होंगी। और जो आपने फिगर बता रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ एस्टिमेट्स हैं आपके पास? एग्रीकल्चर में हमारा है कि 2.7% से लेके सारे क्रॉप्स को मिला के 3% तक ग्रोथ जो है, 2.7% की भी फिगर आई है, ग्रोथ है। लेकिन गंदम का आपका इंशाल्लाह ताला वन ऑफ द हाईएस्ट इफ नॉट द हाईएस्ट क्रॉप होएगा। शुगर का आपका शायद सेकंड लार्ज हाईएस्ट क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस साल जब फाइनल फिगर्स कंसोलिडेट होएंगे। इसी तरह मेज़ आपका जो छल्ली है वो बहुत ज़्यादा आपका इस मरतबा अच्छा गया है, आपका चावल बड़ा ज़्यादा अच्छा गया है। तो अगर आप देखें कि जहाँ खाने पीने की कीमतें बढ़ी हैं, बेशक इससे हमारे शहरी इलाकों में बिल्कुल एक पेन आई है, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ी कि जहाँ आटे की कीमत बढ़ी वहाँ गंदम की भी बढ़ी, जहाँ चीनी की कीमत बढ़ी वहाँ गन्ने की भी कीमत बढ़ी। तो कई 100 अरब रुपया जो है वो किसान की जेब में गया है और किसान की जेब में जब पैसा जाता है तो वो उसे खर्च करता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। इससे मईशत का पहिया मजीद तेज़ी से चल रहा है और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। एक वजह ये है कि आपकी मईशत की तरक्की जो है उसमें तेज़ी आई है। तो अब अपोजिशन आपको किस चीज़ पे ब्लेम करेगी, क्योंकि मईशत वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रम बीटिंग पॉइंट? हाँ देखें, अपोजिशन जो है ना वो तो पहले भी एक्चुअली जो नंबर्स पेश करती थी, सारा खाना खराब ये करके गए थे, बेड़ा गर्क ये करके गए थे। इनके दौर में आपकी ये कहते हैं ना हम 5% पे ग्रो कर रहे थे, भाई आप कर रहे थे पर आपने मुल्क भी तो दिवालिये के करीब लाके खड़ा कर दिया था, खसारे इतने बड़े कर दिए थे। आलमी इदारों ने आपको डाउनग्रेड क्यों कर दिया अगर आप इतना अच्छा जा रहे थे? हमने जब आए हैं तो फिर आके उन्होंने अपग्रेड किया। तो उनके पास तो पहले भी कहने को कुछ नहीं था, वो अपने जो रकूम बाय रखी हुई है वो बचाने के लिए वो मुख्तलिफ शोशे छोड़ते रहते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी मौलाना साहब अवाम के लिए क्या है जी? अच्छी खबर क्या है अवाम के लिए? देखें, अच्छी खबर ये है कि हमारा मईशत की, देखें मैं बजट के हवाले से कानूनी तौर पे कोई बात बाहर नहीं कर सकता, वो एक आईनी तकाजा होता है कि आप बजट की कोई भी चीज़ बाहर नहीं कर सकते। पिछले साल हमने जो बजट दिया था उसमें हमने कोई टैक्सेस नहीं लगाए थे, कोविड का दौर था। इस मरतबा हमें शायद कुछ टैक्सेस लगाने पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो टैक्सेस इस तरह लगाएं कि वो मुनसिफाना हो और अमीर लोगों पे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट पड़े। अच्छी खबर तो ना? अच्छी खबर यह है कि अगले साल मईशत जो है वो मौजूदा जो मईशत की रफ्तार है उससे ज़्यादा होएगी और पूरा 1 परसेंटेज पॉइंट, जिसका मतलब है 10 से 20% आ जाता है तो वो हम उसको ज़्यादा करेंगे। और वफाकी वज़ीर राय तवानाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आपने अच्छी खबर सुनी कि मईशत सही सिमत पे और अच्छी तरह से बढ़ भी रही है और आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव मुस्बत असरात होंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं